हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। वो सीधा अंदर जाके विवान को दुधने लगा और विवान का कोई आता पटाए नहीं था। तभी एक गार्ड विवान को घसते हुए विवान के सामने लेकर आया और ऋषभ के आगे पटक दिया। विवान इस वक्त आधमरी हालत में था, उसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। ऋषभ को उसकी हालत देख खुद पर गुस्सा आ रही है कि वो उसने ही विवान को अकेले मल्होत्रास को सबक सिखाने क्यों भेज दिया। अब आगे ऋषभ दौड़कर विवान के पास गया और नीचे बैठ विवान के गालों को थपथपाते हुआ बोला, विवान विवान यार आंखें खोल, देख मैं तुझे लेने आया हूँ, अपनी आंखें खोल। विवान जो अधमरी हालत में था उसने किसी तरह अपनी आंखें खोली और ऋषभ को एक बार देखा, फिर बेहोश हो गया। ऋषभ को विवान की हालत देखी नहीं जा रही थी, ऊपर से उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने विवान को जमीन पर लेटाया और मिस्टर मल्होत्रा से गुस्से में बोला, मल्होत्रा तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने उसको चोट पहुंचाई है जिसमें मेरी जान बसती है, अब इसका खामियाजा भुगतने को रेडी हो जा। आए मल्होत्रा को ऋषभ की बातों से डर तो लग रहा था, पर डेविड ने मल्होत्रा को भरोसा दिया था, इस वजह वो जैसा का तैसा खड़ा रहा। ऋषभ को मल्होत्रा की हिम्मत देखकर हंसी और दया दोनों आ रही थी। आए हंसी इसलिए क्योंकि वो डेविड की बातों में आ गए और दया इसलिए क्योंकि उसकी गलती की सजा अब मल्होत्रास को मिलेगी। आए मिस्टर मल्होत्रा ना डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे अरे मिस्टर आर के, आप तो गुस्सा हो गए, वैसे ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आए ऋषभ गुस्से में ही बोला, मतलब क्या है तेरा। आए मल्होत्रा हंसते हुए बोला, अरे आर के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतना बेवकूफ होगा। अबे दिल्ली। मल्होत्रा की बात सुन टेंशन में आ गया, उसने अपना फोन निकाला और अपने अदमियों को फोन मिलान लगा, पर किसी ने ऋषभ का फोन पिक नहीं किया। ऋषभ को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। आए वो मल्होत्रा का कोलार पकड़ बोला, साले अगर मेरी फैमिली को एक खरोच भी आई तो तेरी 7 पुश्ते भी पैदा होने से पहले मेरे नाम से डरेगी। आए मल्होत्रा ऋषभ का हाथ कोलार से हटाते हुए बोला, अरे आर के सर, आप तो भड़क गए, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आए ऋषभ मल्होत्रा पर उंगली पॉइंट करते हुए बोला, तुझे क्या चाहिए बोल, बस मेरी फैमिली और विवान को छोड़ दे। आए मल्होत्रा के मन में ऋषभ की बात सुन लालच आया और वो बोला, जो मांगूगा दे पाएगा क्या। आए ऋषभ बड़े एटीट्यूड से बोला, मानकर तो देख। आए मल्होत्रा कुछ बोलने वाला था कि पीछे से अवनी की आवाज आए, तेरी जान। आए अवनी की आवाज सुन मल्होत्रा सोच में पड़ गया, ये कौन है, क्योंकि अवनी ने मास्क लगाया हुआ था। वही ऋषभ शौक में था कि अवनी यहाँ क्या कर रही है। अवनी ऋषभ के पास आई और ऋषभ के हाथ में हाथ डाल बोली, मुझे तेरी जान चाहिए। आए मल्होत्रा अब समझ गया कि अवनी कौन है। वो हंसते हुए बोला, अरे मिसेज आर के, आप भी यहाँ आ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर के अपनी बीवी को भी ऐसे मामलों में घसीटता है, और आप गलत बोल रही है, यहाँ मांग मेरी पूरी होने की बात चल रही थी। आए अवनी एक तीखी स्माइल के साथ बोली, ओह ऐसा क्या, पर मैं भी अपने पति से ही मांग रही हूँ। और ऋषभ की तरफ देखते हुए बोला, देखती हूँ कि वो मुझे कैसे मना करते हैं। आए ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था अवनी क्या कर रही है। वो अवनी से इशारा में बोला, फैमिली, तो अवनी ने इशारों में बताया सब ठीक है। ऋषभ अवनी की बात सुन गुस्से से भर गया और मल्होत्रा से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली का नाम लेकर मुझे डराने की। आए मल्होत्रा बोला, मेरी हिम्मत तूने अभी देखी ही कहाँ है, अगर तूने तूने दोबारा मुझे ऐसे बात की तो मैं तेरी फैमिली को जिंदा जला दूंगा। आए ऋषभ मल्होत्रा की बात पर हंसते हुए बोला, अच्छा तू मेरी फैमिली को जिंदा जला देगा, पर कैसे। आए मल्होत्रा बोला, मतलब क्या है तेरा। आए ऋषभ मल्होत्रा की आंखों में देखते हुए बोला, जब तेरे पास मेरी फैमिली ही नहीं है तो जलाएगा कैसे। आए मल्होत्रा ऋषभ की बात सुन पसीने से भर गया। उसने अपना फोन निकाला और अपने अदमियों को फोन किया। फोन पिक होते ही मल्होत्रा गुस्से से बोला, एक काम बोला था वो भी अच्छे से नहीं कर पाए। उधर से ऋषभ का खास बॉडीगार्ड बोला, अरे सारी सर आपके आदमी तो दुनिया छोड़ चुके हैं, अगर आपको उनसे बात करनी है तो आपको भी ऊपर जाना होगा। आए आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बॉस आपको ऊपर भेज देंगे। मल्होत्रा मरने के नाम से कांपने लगा, तभी उसे कुछ याद आया और उसने डेविड को फोन मिला दिया। आए फोन उठाते ही मल्होत्रा ने डेविड को सब बता दिया। डेविड सब सुन गुस्से से बोला, नालायक, किसी काम का नहीं है, अब फोन काट, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं ही, और उसने फोन काट दिया। आए मल्होत्रा को कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। मल्होत्रा का फोन किसी ने बिना उसकी बात सुने काट दिया। उसे अपनी किस्मत पे हंसी और रोना दोनों आ रहा था। आए कि वो किसकी बातों में आ गया। उसे पूरी उम्मीद है ऋषभ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, पर फिर भी वो एक बार जान बचाने की कोशिश करना चाहता था। वाल वापस ऋषभ की तरफ मुड़ उसके पैरों में गिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, आर के सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने डेविड पे भरोसा किया। आए ऋषभ को उसकी एक्टिंग समझ आ रही थी। वो उसे अपने पैरों को छुड़ाते हुए बोला, अब वो तो तेरी गलती है कि तूने भरोसा भी ऐसे इंसान पे किया जो कभी भरोसे के लायक था ही नहीं। आए
मल्होत्रा वैसे ही बैठे बैठे रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, आरके सर एक बार मुझे माफ कर दो, मैं आपका जिंदगी भर वफादार रहूंगा। ऋषभ को उसकी एक्टिंग समझ आ रही थी। वो बोला, देख ज्यादा डरामे करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुझे अपनी जान बचानी है इसलिए ये सब बोल रहा है, पर आज तेरी जान जाना पक्का है क्योंकि तूने आज मेरी दो सबसे खास लोगों को मारने की कोशिश की है, मेरी फैमिली और विवान। इसका खामियाजा तो तुझे भुगताना पड़ेगा। मल्होत्रा को समझ आ गया था कि ऋषभ उसके झांसे में नहीं आएगा। वो उठा और अपने कपड़ों को सही करते हुए बोला, तुझे जो करना है कर ले, पर याद रखियो मेरी पूरी फैमिली अभी जिंदा है, वो तुझे ढूंढ कर मार ही देंगे। इसका जवाब अवनी ने दिया, अरे अरे मिस्टर मल्होत्रा, आप ये गलत फहमी कैसे पाल लेते हैं कि आपकी फैमिली हमारा कुछ उखाड़ भी पाएगी, उनके लिए इंतजाम मैंने पहले से ही करके रखा है। फिर उसने 2 बार क्लैप किया। अजवा सुन कोमल, रोहित, रोनित और ऋषभ के सारे बॉडीगार्ड मल्होत्रा की पूरी फैमिली को पकड़कर ला रहे थे। सबने ऋषभ के सामने आ मल्होत्रा फैमिली को धक्का दे मिस्टर मल्होत्रा के पास भेज दिया। मल्होत्रा फैमिली में 8 लोग थे, मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा और उनके 6 बच्चे थे, सारे के सारे लड़के थे। ऋषभ अवनी के कारनामे देखकर दंग था और उसे उस पे बहुत प्राउड भी फील हो रहा था कि उसकी वाइफ किसी से भी टक्कर ले सकती है। अवनी ने मिस्टर मल्होत्रा से बोला, तो मल्होत्रा जी आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला चुपचाप से अपनी मौत कबूल करो या दूसरा मैं अपने तरीके से आपको मौत दूंगी, पर मरना तो तय है आप लोगों का। मरने का नाम सुन मल्होत्रा के साथ साथ बाकियों की भी हालत खराब हो गई। मिसेज मल्होत्रा अवनी के पैरों में गिर माफी मांगते हुए बोली, मैडम जी हम लोगों को माफ कर दो, हमन बहुत बड़ी गलती कर दी यार, कैसे उलझ के पर अवनी उसके नकली असुइयों से नहीं पिघली, बल्कि उसने उन्हें इंगोर करते हुए मल्होत्रा के सबसे छोटे बेटे पर गन तानते हुए बोली, कैसे रहेगा अगर शुरुआत तेरे से हो। मिसेज मल्होत्रा अपने को इग्नोर होता देख चिढ़ गई, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। पर अवनी की बात सुन वो डर गई और अपने छोटे बेटे के सामने जाके खड़ी हो गई और अवनी से हाथ जोड़ माफी मांगते हुए बोली, इसकी कोई गलती नहीं है, इन सब में इसे छोड़ दो, ये बहुत मासूम है। अवनी मिसेज मल्होत्रा की बात सुन हंसते हुए बोली, तुम क्या बोल रही हो, ये वो भी मासूम? अरे मासूम तो वो लड़कियां थी जिनके साथ ये एक रात बिता के उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ देता। उन बेचारियों को तो ये तक नहीं पता होता था कि उनके बच्चों का बाप कौन है। अरे ये तो वो जलाद है जिसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और अवनी ने उस पे शूट कर दिया, वो सीधा यमराज को प्यारा हो गया। अवनी और ऋषभ ने एक एक कर सभी को मार दिया, बस मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा बचे थे। दोनों अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखते रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है। जब मिसेज मल्होत्रा को मारने का टाइम आया तो वो रोती हुए ऋषभ से बोली, तुमने मेरे बच्चों को मेरी आंखों के सामने मारा है, ये बाददुआ है मेरी, तू जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता वो भी तेरी आंखों के सामने ऐसे ही मरेगा। ऋषभ को मिसेज मल्होत्रा की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसने उन्हें भी शूट कर दिया। अपनी बीवी और बच्चों को अपने सामने माता देख मिस्टर मल्होत्रा सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ऋषभ ने उन्हें भी गोली मार दी। फिर उसने रोनित को लाश ठिकाने लगाने का ऑर्डर दे विवान और अवनी के साथ अपने प्लेस की तरफ निकल गया। वो उसके साथ कोमल भी आरके के पैलेस गई। सब प्लेस पहुंचे तो डॉक्टर की पूरी टीम पहले से उनका वेट कर रही थी। ऋषभ विवान को कंधे पे उठा, उसके रूम में ले जा लेटा दिया, फिर एक साइड खड़ा हो गया और डॉक्टर को अपना काम करने दिया। कबीर आधे घंटे के चेकअप के बाद डॉक्टर ऋषभ के पास आए और बोले, सर विवान की कई सारी हाड़ियां फ्रैक्चर है, उन्हें बहुत बुरी तरह से टोरय किया गया है। उसकी स्किन पे कई जगह घाव के निशान है जिसपे नमक लगा और भी जलाया जा रहा था। ऋषभ से विवान की हालत सुनिए नहीं जा रही थी। बड़ी मुश्किल उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करे डॉक्टर की बात सुन रहा था। डॉक्टर को भी माहौल में थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा था। वो फटाफट सब बता के वहां से दुम दबा के भाग गया। अब आगे डॉक्टर के जाने के बाद ऋषभ कुछ देर तक तो विवान को चुपचाप खड़ा देखता रहा, फिर वो भी उसके रूम से बाहर चला आया। बाहर हाल में अवनी कोमल को संभल रही तक। कोमल ने जब से विवान की इतनी बुरी हालत देखी थी तब से वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अवनी बड़ी मुश्किल से उसे चुप करा पा रही थी। ऋषभ कोमल के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। कोमल ने सिर उठा ऋषभ की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो, विवान अभी कैसा है? ऋषभ बोला, अब वो ठीक है, तुम रोना बंद करो। अगर उसने तुम्हें इतना रोते देख लिया ना तो अपनी परवाह किए बिना ही वो तुम्हें चुप कराने आ जाएगा। ऋषभ की बात सुन कोमल के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। ऋषभ उसे देखकर बोला, तेरे चेहरे पर स्माइल अच्छी लग रही है। ऋषभ की बात सुन कोमल तो खुश हो रही थी, वही अवनी जल भून के राख। ऋषभ को माहौल थोड़ा गर्म होता हुआ लगा तो उसने अवनी की तरफ देखा जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। ऋषभ की जान तो हलक में अटक गई, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अब क्या कर दिया जो अवनी उसे घूर रही है। ऋषभ नकली हंसी हंसते हुए बोला, एक्सक्यूज मी लेडीज, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। और वो वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कुत्ते पड़ गए हो। उसको ऐसा भागता देख कोमल अवनी से बोली, अवनी ऋषभ को क्या हो गया, वो ऐसे गिरता पड़ता कहाँ भाग रहा है? अवनी बोली, रुक मैं पूछ कर आती हूँ, तब तक तू एक कम कर फ्रेश हो जा, मैं मैड से कहकर कपड़े भेजवा देती हूँ, तू आज यही रुक जा। कोमल को अवनी की बात सही लगी और वो रुकने के लिए मान गई और हॉल से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अवनी भी उठी और मैड को कोमल को कुछ कपड़े देने का बोल अपने कमरे की तरफ चल पड़ी।
कमरे में ऋषभ इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था। कभी वो क्लोजेट में छुपता तो कभी वो सोफे के पीछे तो कभी वो पर्दे के पीछे। उसे ये पता ही नहीं चला कि अवनी कब से रूम के अंदर गेट पर खड़ी हो उसकी हरकतें देख रही थी और हंस भी रही थी। ऋषभ बेड खोल उसके अंदर घुस छुपने ही जा रहा था कि तभी अवनी प्यार भरी आवाज में बोली, सुनिए जी आए। ऋषभ ने जब अवनी की आवाज सुनी तो वो और जल्दी से बेड के अंदर घुसने लगा, पर जब उसकी बात सुनी तो वही रुक अवनी को आंखें फाड़े देखने लगा। उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि अवनी ने कोई नशा कर लिया है क्या। अवनी ऋषभ को कहीं खोया देख उसके पास आई और बोली, सुनिए जी आए। ऋषभ अवनी की आवाज सुन होश में आया और प्यार से बोला, हाँ बोलो स्वीट हार्ट क्या हुआ। अवनी जो अभी तक सेहत लगा ऋषभ से बात कर रही थी वो अचानक से रुद्र रूप में आ गई और ऋषभ का कॉलर पकड़ बोली, स्वीट हार्ट गई घास चरने, पहले ये बताओ अपने कोमल की तारीफ कैसे की। आज तक मेरी तो की नहीं गई आपसे, मैंने तो कितनी बार हंसा है आपके सामने पर मेरी तो अपने एक बार भी नहीं की। आए। ऋषभ अवनी के हाथ से अपना कॉलर छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मेरे मुंह से तो बस ऐसे ही निकल गया था और मुझे तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर स्माइल अच्छी लगती है, बाकी सब तो ऐसे ही है। आए। अवनी उसका कॉलर छोड़ बोली, सच सच बोलो वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगा। आए। ऋषभ अवनी की धमकी सुन गुस्से में आ गया और अवनी को कमर से पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया और दांत पिसते हुए बोला, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, अगर तुमने ऐसा किया ना कभी तो पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा समझी। ऋषभ को इतने गुस्से में देख अवनी भी सहम गई, फिर भी वो बोली, छोड़िया मुझे दर्द हो रहा है। आए। ऋषभ अवनी की कमर पे अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, स्वीट हार्ट ये दर्द तुम्हें तुम्हारी बातों के लिए मिल रहा है जो तुमने मुझे बोली अभी थोड़ी देर पहले। आए। अवनी को उसकी कमर में बहुत ज्यादा है दर्द हो रहा था। वो बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैंने वो सब बस आपको उकसाने के लिए बोला था। आए। अवनी की बात सुन ऋषभ की पकड़ उसके कमर पर ढीली हो गई और थोड़ा उदास होते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुमने आज बोल दिया ऐसा, पर आगे कभी मत बोलना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। फिर उसने अवनी को अपने गले से लगा लिया। आए। अवनी भी उसके सीने से लग गई क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी ऋषभ के गले लग शांति मिलती थी। आए। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे, तभी गलती से ऋषभ का हाथ अवनी के कमर पर चला गया और अवनी दर्द की बाजी से चिल्ला उठी। ऋषभ अवनी की आवाज सुन पैनिक हो गया। वो अवनी से, स्वीट हार्ट क्या हुआ, चीखी क्यों, क्या हुआ। आए। अवनी ऋषभ को घूरने लगी और अपनी कमर की तरफ इशारा कर बोली, अपने जो इतनी जोर से मेरी कमर को दबाया है उसकी वजह से मुझे वहां दर्द हो रहा है। आए। ऋषभ अवनी की बात सुन गिल्ट से भर गया। वो बोला, मुझे माफ कर दो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रूड हो गया था, चलो आओ मैं इस पे क्रीम लगा देता हूँ जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। आए। फिर वो उसे बेड पे ले जा लेता दिया और उसके टॉप को ऊपर कर देखा तो वहां ऋषभ के इतनी जोर से पकड़ने की वजह से कला हो गया था। अवनी की गोरी कमर में वो काले निशान ऋषभ को अपने किए पर पछतावा करने पर बाजबूर कर रहे थे। आए। ऋषभ उठा और बगल के कबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वापस अवनी के पास आया और उसमें से एक क्रीम निकाल अवनी की कमर पर लगाने लगा, जिससे ही ऋषभ अवनी की कमर को छूता अवनी की दर्द भरी आवाज निकलती। किसी तरह ऋषभ ने उसकी कमर की मालिश की करते करते अवनी सो चुकी थी। आए। ऋषभ ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ाए और वो भी अपने स्टडी रूम में चला गया और कुछ जरूरी काम करने। नेक्स्ट डे ऋषभ जल्दी उठकर जिम चला गया था। अवनी घोड़े बेचकर सो रही थी। आए। ऋषभ जब जिम से वापस आया तो पूरा पसीने से लथपथ था। उसने एक बार बेड पर मरे हुए इंसान को देखा, फिर वो वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो सिर्फ उसने बाथरोब पहन हुआ था। वो सीधा बेड के पास गया और बड़े प्यार से अवनी से बोला, स्वीट हार्ट गुड मॉर्निंग, उठ जाओ शुभ हो गई है। आए। पर अवनी को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था, वो तो अपनी ही धुन में थी। ऋषभ बहुत देर तक उससे बुला बुलाकर हिलाकर उठाता रहा पर मजाल है अवनी उठाए। हार मन ऋषभ ने अवनी को अपनी गोद में उठाया और सीधा वॉशरूम में चला गया। वहां जाके उसने उसे सवार के नीचे खड़ा कर दिया और शॉवर ऑन कर दिया। ठंडा पानी पड़ते ही अवनी की सारी नींद गायब। उसे तो ऐसा लग रहा था अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो ठंड की वजह से कहीं पागल ना हो जाए। आए कि कुंभकर्ण की बहन हो तो ऐसे ही उठाना पड़ता है, और एक मिनट तुमने ये गलत फहमी कब से पाल ली कि तुम मासूम हुई। पर अवनी को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था, वो तो अपनी ही धुन में थी। ऋषभ बहुत देर तक उससे बुला बुलाकर हिलाकर उठाता रहा पर मजाल है अवनी उठाए। ऋषभ की बात सुन अवनी मुंह बनाते हुए बोली, एक कम थी जो अब भी मुझे ताना दे रहे हैं। अवनी ऋषभ की बेशर्मी भरी बातें सुन बोली, बेशर्म इंसान जाओ यहाँ से, और अवनी जीत करने लगी। अवनी ऋषभ को घूरते हुए बोली, ये मैंने कोई गलत फहमी नहीं पाली, मैं सच में बहुत मासूम हूँ, देखो मेरी शकल। और अवनी ने एक मासूम सी शकल बना ली। आए। ऋषभ अवनी को परेशान होता देख बोला, स्वीट हार्ट इतनी टेंशन मत लो, मुझे बताओ किसका पेपर है, मैं उसके नोट्स कहीं से जुगाड़ देता हूँ, तुम पढ़ लेना, पास हो जाओगी। आए। ऋषभ उसे चुप करते हुए बोला, ठीक है बाबा, ठीक मैं जा रहा हूँ, ओके के अब खुश। अवनी ऋषभ की शायरी सुन बोली, तारीफ भी ऐसे कर रहे हो जैसे मंत्र पढ़ रहे हो। ऋषभ अवनी को समझते हुए बोला, स्वीट हार्ट मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा, मैं तो बस असलियत बता रहा हूँ कि तुम्हें सच में पढ़ने की जरूरत नहीं, पाई वगैरह उनके लिए होती है जिन्हें जिंदगी में कुछ करना होता है, और तुमने तो पहले ही जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया है, तो तुम्हें पढ़ने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आए।
अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और ऋषभ वॉशरूम से बाहर चला गया। आए ऋषभ अवनी की आवाज सुन होश में आया और बोला, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हारी तारीफ कब की? मैं तो ये बोल रहा था तुम कहीं से भी मासूम नहीं लगती। आए ऋषभ अवनी की मासूम शकल देख उसे अवनी को किस करने का मन कर रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोला, ये टेढ़े मेरे मुंह बनाने से तुम सच में कोई मासूम नहीं बन जाती, तो ये सब बनना बंद करो। वो तो मैं ही जनता हूँ कितनी मासूम हो तुम। तुम्हारा बस चले तो तुम डेली किसी ना किसी के हाथ पैर तोड़ती फिरो और बात करती हो कि तुम मासूम हो। ऋषभ की बात सुन अवनी खुश हो गई और ऋषभ को गले लगा बोली, थैंक यू सो मच माय लव। फिर उससे अलग हो कुछ सोचने। अब तक अवनी भी ऋषभ की बात सोच बोली, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मुझे पढ़ने की अब क्या है जरूरत, मैंने तो पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। ऋषभ अवनी की बात सुन उसका सिर पिट बोला, स्वीट हार्ट तुम्हें कॉलेज जाना है और उल बातें अपनी छोटी सी खोपड़ी में से निकाल दो। आए अवनी ने सावर बंद किया। ऋषभ को देख गुस्से बोली, ये क्या हरकत है आपकी? भला शुभ शुभ अपनी बीवी को कोई ऐसे उठाता है क्या? आपकी दया नहीं आती इस मासूम पे ही? अवनी उसका कॉलर और जोर से पकड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या लगती हो जरा बताना। आय ऋषभ उसे सोचता देख बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, क्या सोच रही हो? आय ऋषभ को अवनी से अब डर लग रहा था कहीं उसने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो अवनी कहीं उसे भी ना धो दे, इसलिए वो बात घुमाते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम मासूम नहीं सबसे मासूम हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चलो छोड़ो ये सब, रेडी हो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी जाना है, आज से तुम्हारे पेपर भी है। बोली, आप नोट्स तो दिला दोगे पर मुझे तो ये नहीं पता मेरा आज पेपर किसका है। ऋषभ जैसे ही वॉशरूम से बाहर की आया अवनी ने जल्दी से डोर बंद कर दिया। ऋषभ उसकी जल्दी देख मन में बोला, मुझसे बच के कहाँ जाओगी स्वीट हार्ट, आखिर आना तो मेरे पास ही है तुम्हें। फिर वो अपने लैपटॉप लेकर उसमें ऑफिस का काम करने लगा। अचानक से काम करते करते ऋषभ की नजर अवनी के लैपटॉप पर गई और उसे उस दिन वाली बात याद गई जिस दिन ऋषभ के अंदर आते ही अवनी ने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर साइड में रख दिया था। ऋषभ को अवनी का लैपटॉप खोलकर देख लेने का मन कर रहा था कि वो खोल के देख ले कि आखिर अवनी उससे क्या छुपा रही है, पर अगर उसने ऐसा किया तो ये होगा कि उसे अवनी पे भरोसा नहीं है। इसलिए ऋषभ ने डिसाइड किया कि वो उसका लैपटॉप नहीं खोलेगा, वेट करेगा कि अवनी सामने से आके उसे सब कुछ बताएगी। ऋषभ ने उसके लैपटॉप से अपना ध्यान हटाया और वापस से अपना काम करने लगा। करीब आधे घंटे बाद अवनी बाथरोब पहन बाहर आई तो उसकी नजर ऋषभ पर गई जो बड़े ही फोकस के साथ अपना काम कर रहा था। अवनी को तो बस उसे जी भर के देखने का मन कर रहा था। देखते देखते उसे याद आया कि उसे कॉलेज भी जाना है। अवनी अपने सिर पर मारते हुए बोली, अबे पागल, अपने पति को देखना बंद कर, तेरा आज पेपर है, जल्दी कर। अवनी जल्दी से क्लाजेट रूम गई। ऋषभ उसे ऐसा खुदता फादता देख बोला, अरे आराम से, कहीं चोट ना लग जाए। फिर ऋषभ भी अपना लैपटॉप बंद कर उठा और फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बंद दोनों रेडी होके नीचे आए तो कोमल हाल में बैठी अवनी का इंतजार कर रही थी। अवनी के आते हैं कोमल बोली, चल अवनी आज हमारा पेपर है, कहीं लेट ना हो जाए। अवनी बोली, यार रुक जा थोड़ी देर, विवान से तो मिल ले। कोमल बोली, यार अगर उससे मिलने गए तो लेट होगा, हम आके मिल लेंगे। इसका जवाब ऋषभ ने दिया। वो बोला, कोमल टेंशन ना लो, तुम एग्जाम के लिए लेट नहीं होगी, तुम दोनों मेरे चॉपर से चले जाना। अवनी ने भी ऋषभ की बात में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ कोमल चॉपर से चल लेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। कोमल को भी इसमें की प्रॉब्लम नहीं हुई, वो बोली ठीक है चलो फिर विवान से मिल लेते हैं। फिर तीनों विवान के कमरे की तरफ बढ़ गए जो कि पैलेस के दूसरे कोने में था, जहां तक तीनों को जाने में 5 मिनट लग गए। तीनों विवान के कमरे के बाहर पहुंचे तो देखा डॉक्टर उसको एक्समिन कर रहे थे। तीनों अंदर चले गए। डॉक्टर ने जैसे ही ऋषभ को देख तो सिर झुका, गुड मॉर्निंग विश किया, गुड मॉर्निंग बॉस एंड लेडी बॉस। ऋषभ ने तो कोई जवाब नहीं दिया पर अवनी ने गुड मॉर्निंग विश किया और पूछा, अब विवान की हालत कैसी है? डॉक्टर ने एक बार विवान को देखा फिर बोला, अब इनकी हालत थोड़ी ठीक है, शायद परसों तक इन्हें होश भी आ जाए, हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिए हैं जो इनको जल्दी रिकवर करने में मदद करेगी। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और ऋषभ को देखने लगी जिसकी नजर तो बेसुध पड़े अपने दोस्त पर थी और उसकी आंखों में हल्का पानी। अवनी ने ऋषभ का हाथ पकड़ा। ऋषभ को जब अपने उंगलियों में कुछ महसूस हुआ तो उसने नीचे की तरफ देखा तो अवनी ऋषभ के हाथों को कसकर पकड़ी ही थी, जैसे बता रही हो कि मैं आपके साथ। ऋषभ अवनी को देख एक स्माइल कर दिया और बोला, चलो अब हमें चलना चाहिए वरना कहीं तुम कॉलेज के लिए लेट ना हो जाओ। फिर तीनों विवान के रूम से निकाल ऋषभ के चॉपर में बैठ गए। उनके बैठते ही चॉपर कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। मुंबई यूनिवर्सिटी। सारे टीचर्स एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे, वही स्टूडेंट एक से आज के पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी ऋषभ के चॉपर की आवाज आई। सब अपने अपने क्लासरूम से निकल देखने लगे कि आज बिन बताए कौन इतना बादा आदमी आ गया जो सीधा चॉपर से आ रहा है। ऋषभ का चॉपर कॉलेज के ग्राउंड में लैंड हुआ। लैंड होते ही सबको चॉपर पर लिखा हुआ आर के दिखा। सब लोग फिर से दंग हो गए कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे कॉलेज में कैसे। तभी चॉपर से अवनी और कोमल उतरे। उनके उतरते ही ऋषभ का चॉपर वापस चला गया। अवनी और कोमल सीधा एग्जाम हॉल में आए और पेपर देने चली गई। 4 घंटे बाद सब पेपर दे घर जाने लगे। कोमल भी अवनी के क्लास के बाहर उसका ही वेट कर रही थी। अब तक लगभग सब जा चुके थे पर अभी तक अवनी क्लासरूम से बाहर नहीं आई थी। कोमल ने सोचा क्यों ना अंदर एक बार देख लेना चाहिए कि अवनी कर क्या रही है, पर जैसे ही कोमल गेट को हल्का खोलकर देखने ही वाली थी उसे अवनी की आवाज आई जो किसी से हंस हंस के बात कर रही थी।
कोमल को बड़ा अजीब लगा कि एग्जाम हॉल में ये बिंदास किससे हंस हंस के बात कर रही है। उसने हल्का सा गेट खोल देखा तो अवनी किसी यंग लड़के से हंस हंस के बात कर रही थी और पूरी क्लास खाली थी। कोमल ने फट से पूरा गेट खोल दिया और अंदर चली गई और चिल्लाते हुए बोली, अबे पागल, मैं तेरा कब से बाहर वेट कर रही हूँ और तू यहाँ की अनजान से हंसी मजाक कर रही है। आए। अवनी उसे शांत कराते हुए बोली, शांत हो जा मेरी माँ, शांत हो जा। फिर उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये कोई अनजान नहीं, ये हमारे न्यू प्रोफेसर है जो कि चंद्र सर की जगह आए हैं। आए। कोमल उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, अबे क्या मजाक कर रही है, ये वो भी हमारा प्रोफेसर, इसकी उम्र तो हमारे जितनी ही लग रही है, ये हमारा प्रोफेसर कैसे हो सकता है। अवनी बोली, यार मैं सच बोल रही हूँ, चाहे तो खुद पूछ ले। वो लड़का तब से खड़ा हो दोनों की बातें सुन रहा था। वो बीच में आते हुए कोमल से बोला, हेलो मिस, मेरा नाम कार्तिक है। अवनी सही बोल रही है, मैंने चंद्रा सर को रिप्लेस किया है। और कार्तिक कोमल को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। कोमल हाथ मिलाते हुए बोली, अच्छा ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। कोमल को उसकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो अवनी से बोली, अवनी चल अब हमें चलना चाहिए वरना घर जाने में लेट हो जाएंगे। इस पर अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और जाने लगी। तभी कार्तिक बोला, अवनी कोमल, मेरा काम भी खत्म हो गया है, अगर तुम्हें कोई देत ना हो तो मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर दूं। अवनी खुश हो हाँ में सिर हिलाने जा रही थी। तभी कोमल उसका हाथ पकड़ मुंह बना बोलो, कोई जरूरत नहीं है सर, हम खुद जा सकते हैं। और कार्तिक की बेइज्जती करते हुए बोली, वैसे भी आपकी इतनी हैसियत नहीं कि हमें लिफ्ट दे सके, सो आप अपने रास्ते जाए और हमें अपने रास्ते जाने दे। अवनी को कोमल की बातें सुन गुस्सा तो आ रहा था, पर कोमल की बातों में साफ गुस्सा देखा जा सकता था जो कि अवनी को समझ आ रहा था। इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और कोमल को ले बाहर जाने लगी। वही कार्तिक, जिसकी आज तक किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की थी, उसने अपनी मुठिया बंद कर ली और दांत पिसते हुए बोला, ये तेरा एटीट्यूड एक दिन में मिट्टी में मिला दूंगा और तुम दोनों को अपने बिस्तर की रानी बनाऊंगा। और कार्तिक के फेस पर एक एविल स्माइल आ गई। बाहर अवनी कोमल को खिंचते बाहर ले गई और अपनी कार के पास ले जा उसका हाथ छोड़ उसे घूरने लगी। ऋषभ ने अवनी की कार कलेज भेजवा दी थी। कोमल उसे घूरता देख बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही है। अवनी बोली, ये अंदर क्या था भला, कोई अपने प्रोफेसर से ऐसे बात करता है क्या जैसे तूने आज की। कोमल गुस्से से बोली, अबे मैंने सही से बात की वरना इससे भी बुरी तरीके से बात कर सकती थी, समझी। अवनी उसके गुस्से की वजह समझ नहीं पा रही। वो उसे शांत करते हुए बोली, कोमल हुआ क्या है, तू ऐसा बेहवे क्यों कर रही है और तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। कोमल अवनी के शांत कराने पर शांत हुई और बोली, अवनी मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मैं तेरी वजह से बहुत देर तक बाहर खड़ी रही और तू अंदर उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी। अवनी बोली, अबे पागल, बस इतनी सी बात पे तू इतनी गुस्सा हो रही थी। अच्छा ठीक है बाबा सॉरी, पर ये बता तूने सर को वो सब क्यों बोला भला, उनकी क्या गलती थी। कोमल बोली, तूने उसकी नजर देखी, उसकी नजर किसी नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी, वो पक्का प्ले बॉय है। अवनी बोली, तू इतना यकीन से कैसे बोल सकती हो कि वो प्ले बॉय है, मुझे तो उनमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। कोमल बोली, तुझे इसलिए नहीं दिखा क्योंकि तूने देखने की कोशिश नहीं की, अगर देखती तो तब तेरे को भी देखता, पर तेरी नजर तो उसके चेहरे पर थी। अवनी बोली, क्या बकवास कर रही है भला, मैं उसके चेहरे को क्यों देखने लगी। इस पर कोमल बोली, रहने दे बेटा रहने दे, हमें मत बता तू किसे देख रही थी। किसी नहीं, पर एक बात बता भला, वो ऋषभ से हैंडसम तो है नहीं, फिर भी तू उसे देख रही थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुझे हुआ क्या है। अवनी चिढ़ते हुए बोली, मैं उसे नहीं देख रही थी भला, मैं उसे क्यों देखने लगी जबकि मेरे पास उससे भी हैंडसम हस्बैंड है। कोमल बोली, हम तो मैडम, फिर आप उनसे इतना हंस हंस के बातें क्यों कर रही थी, ये बताएगी जरा। अवनी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, वो मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों उसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं बात करने लगी। कोमल बोली, तुझे पता है ना ये बात अगर ऋषभ को पता चल गई तो उस प्रोफेसर का आज आखिरी दिन होगा, साथ में तुझे भी कोई ना कोई पुनिशमेंट मिलेगी। आए। अवनी चिढ़ते हुए बोली, तू ऋषभ की दोस्त है या मेरी, हर बार उसकी साइड लेती है, और भला उसे बताएगा कौन, मैं तो बताने वाली नहीं और ना तुझे बताने दूंगी, और हमें किसी ने देखा तो था नहीं तो कोई बताने वाला है नहीं है। आए। कोमल हंसते हुए बोली, बेटा अवनी वो आर के है, माफिया किंग, वो इतने बड़े एम्पायर को ऐसे ही नहीं संभलता होगा। जहां तेरी बुद्धि खत्म होती है ना वहां उसकी शुरू, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि उसे पता नहीं चलेगा, शायद अब तक तो उसे सब कुछ पता भी चल गया होगा। आए। कोमल की बात सुन अवनी डर गई और बोली, अब तो घर जाके ही पता चलेगा कि ऋषभ को पता चला है या नहीं। फिर दोनों कार में बेट पैलेस के लिए निकल गई। आए। आगे पूरे रास्ते अवनी बहकी बहकी बातें कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अवनी जब थोड़ा डरी हो या स्ट्रेस में हो तो वो उठ पटाख बातें करने लगती है। करीब आधे घंटे बाद दोनों प्लेस पहुंचे। जब से विवान को चोट लगी है, कोमल भी उसका ध्यान रखने की वजह से प्लेस में ही रहने आ गई थी। पैलेस के गेट पर जितने भी गार्ड थे आज कोई नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि मेन गेट भी खुला हुआ था। दोनों को कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोमल अंदर गए तो पूरा पैलेस खाली था, ना तो कोई नौकर था ना ही कोई गार्ड। पैलेस में अजीब सा है सन्नाटा फैला हुआ था। आय। दोनों को ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि आरके की पैलेस में सिक्योरिटी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अवनी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। अवनी ने कई बार लोगों को बुलाया पर कोई नहीं आया। दोनों को थोड़ा डर लगने लगा। अवनी ने अपने बैग में रखी पिस्टल निकाल ली, कोमल ने भी अपने बैग से पिस्टल निकाल ली।
दोनों पिस्टल लेकर हाल में एक पिलर के पीछे छुप गए और इधर उधर देखने लगे पर उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। कोमल अवनी से बोली, अवनी हमें ऋषभ को फोन करना चाहे। अवनी बोली, हाँ तू सही बोल रही है। फिर उसने पॉकेट से फोन निकाल और ऋषभ को मिला दिया पर उधर से ऋषभ ने फोन पिक कई बार ट्राई करने के बाद भी ऋषभ ने फोन नहीं उठाया तो अवनी को ऋषभ की फिक्र होने लगी। वो कोमल से बोली, कोमल वो तो फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, वो फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, चल ऑफिस चल के चेक करते हैं। कोमल अवनी को शांत करते हुए बोली, अवनी शांत हो जा, ऋषभ को कुछ नहीं हुआ होगा, शायद वो किसी मीटिंग में होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा हो। अवनी बोली, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो वो मेरा फोन जरूर पिक करते हैं। कोमल अवनी को समझाते हुए बोली, अवनी तू इतनी टेंशन मत ले, हो सकता है उसने फोन साइलेंट पे रखा हो और उसे तेरी कॉल का पता ही नहीं चला हो। कोमल की बात सुन अवनी थोड़ी शांत हुई और बोली, हाँ कोमल ये हो सकता है, एक काम करते हैं ऋषभ के ऑफिस चल के खुद देख लेते हैं। और वो जाने के लिए मुड़ी तभी कोमल उसका हाथ पकड़ बोली, कहाँ जा रही है, रुक जा, पहले यहाँ हुआ क्या है वो तो देख ले, और विवान भी अंदर है, हमें एक बार चेक करना चाहिए वो ठीक है या नहीं है। अवनी को याद आया विवान भी तो घर पर है होगा, वो बोली, हाँ हाँ चल के उसे देखते हैं कि वो सही सलामत है या नहीं। फिर दोनों छुपते छुपाते विवान के कमरे तक पहुंचे। उन्होंने जैसे ही गेट खोला दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक काला मास्क पहना आदमी विवान के गले पर चाकू रख उसके गले को कटने ही जा रहा था कि अवनी और कोमल ने उस पर शूट कर दिया। उस आदमी के हाथ से चाकू छूट गया, फिर वो पकड़े जाने के डर से उसी घायल हालत में ही खिड़की से कूद गया। अवनी और कोमल ने उसे कई गोलियां मारी पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो भाग गया। अवनी और कोमल दौड़कर खिड़की तक आए कि उसे और गोलियां मार सके पर तब तक वो भाग चुका था। कोमल अवनी से बोली, अवनी वो इतनी गोलियां लगने के बाद भाग कैसे सकता है। अवनी एक डेविल्स मिले के साथ बोली, भाग सकता है जब उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो तो। कोमल बोली, पर हमारी बुलेट्स पे तो लगभग किसी भी वेस्ट का असर नहीं होता। अवनी कोमल को देख बोली, ना ना कोमल, एक वेस्ट है जो हमारी गोलियों को भी रोक सकता है। कोमल बोली, ऐसी कौन सी वेस्ट है और मुझे कैसे नहीं पता इस बारे में। अवनी बोली, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले विवान को चेक कर देख वो ठीक है न। फिर दोनों दौड़कर उसके पास आ गई और उसको ऊपर से नीचे तक चेक किया कि वो ठीक है या नहीं। जब दोनों ने तसली कर ली विवान एकदम ठीक है तो दोनों उसे वापस से लेटा दिया और रूम से बाहर निकल गार्ड को ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक रूम का गेट खुला हुआ दिखा। दोनों ने धीरे से उस रूम के अंदर देखा तो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरे रूम में बस लाशें ही लाशें थी। पूरे पैलेस के गार्ड के साथ साथ सभी सर्वेंट की भी लाशें थी। वो दोनों अभी देख ही रही थी तभी अवनी का फोन बजा। आए अवनी ने काला इट देखी और फट से फोन उठा लिया। ऋषभ कुछ बोल पाता उससे पहले अवनी फिक्र करते हुए बोली, आप कहाँ थे, अब तक मैं कब से आपको फोन कर रही थी, आप ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं। आए ऋषभ उसे शांत कराते हुए बोल, अवनी क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ है मुझे बताओ। आए अवनी कुछ बोलने ही वाली है थी कि कोमल ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बोली, ऋषभ तुम जल्दी से जल्दी घर आओ, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। आए और उसने फोन काट दिया। इधर ऋषभ कुछ बोलने ही वाला था कि फोन कटने से उससे गुस्सा आ रहा था, पर कुछ गड़बड़ है बात सोचकर वो जल्दी से रोनित को चोपर रेडी करने को बोला और चोपर में बैठकर पैलेस के लिए निकल गया। अब आगे उधर पैलेस में अवनी कोमल से बोली, तूने मेरा फोन क्यों छीना, मुझे बात तो करने देती। कोमल बोली, अबे तू बस बिन बात की बातें करके टाइम वेस्ट करती, इसलिए मैंने छीन लिया, और इतना मत रो, जब वो आ जाए तो जी भर के बात कर लियो। अवनी ने बस हाँ में सिर हिलाया और पैलेस के टेरेस पे चले गई और ऋषभ का वेट करने लगे। वही चोपर में ऋषभ टेंशन से मारा जा रहा था, उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था, जिसके चलते उसने कई बार तो पायलट को भी डांट चुका था, पर पायलट बेचारा क्या करता, वो तो जितनी तेज उड़ा सकता था उड़ा रहा था। करीब 15 मिनट बाद ऋषभ का चोपर प्लेस के टेरेस पर लैंड हुआ। ऋषभ ने किसी के गेट खोलना का भी वेट नहीं किया, वो अपने आप ही गेट खोलकर नीचे की ओर भगा। उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड और रोनित भी भागे। तभी ऋषभ को अवनी की रोकने की आवाज आई। ऋषभ ने आवाज की तरफ देख तो अवनी दौड़ती हुई आ रही थी। वो सीधा आकर ऋषभ के गले लग गई और उसे जोर से पकड़ सिसकियां लेने लगी और बोली, आप कहाँ थे, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, आपको पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या क्या उल्टा पलटा सोचने लग गई थी। ऋषभ ने भी उसे कस के गले लगा लिया और चुप कराते हुए बोल, स्वीट हार्ट चुप हो जाओ, देख मैं यही हूँ, मैं उस वक्त मीटिंग में था इसलिए मुझे पता नहीं चला और मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं छूना भी बहुत मुश्किल है, तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझे कभी कुछ होगा। अवनी बोली, मुझे पता है, पर जब आपका फोन नहीं लग रहा था तो मैं क्या कर। ऋषभ अवनी की आंखों में देख बोल, अच्छा मुझे माफ कर दो प्लीज, अगली बार से कभी नहीं होगा ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे कुछ हो गया है। इसका जवाब पीछे खड़ी कोमल ने दिया, नाचे चल के खुद देख लो। ऋषभ कंफ्यूज हो बोला, नीचे क्या है ऐसा। अवनी बोली, आप चल के खुद देख लो। फिर तीनों और ऋषभ के सभी बॉडीगार्ड और रोनित सब के सब नीचे गए। अवनी और कोमल उन दोनों को सीधा उस कमरे में लेकर गई जहां लाशें थी। जैसे ही ऋषभ ने अंदर का नजारा देखा वो हैरान हो गया। वो बोला, ये किसने किया। कोमल बोली, हमें नहीं पता, पर हम जब पैलेस आए तो एक आदमी था जो विवान को मारने जा रहा था।
ऋषभ विवान का नाम सुन बोल, विवान तो ठीक है न, उसे तो कुछ नहीं हुआ न। कोमल बोली हाँ वो बिल्कुल ठीक है, हम सही वक्त पर पहुंच गए थे। ऋषभ बोला तुम बोल रही हो कि ये सब शायद एक आदमी ने किया है? कोमल ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ बोला कुछ अजीब था उस आदमी में। इसका जवाब अवनी ने दिया, वैसे तो कुछ ज्यादा अजीब नहीं था, बट एक चीज बहुत अजीब लगी मुझे, उसके गर्दन पर के लिखा हुआ था। ऋषभ बोला इसमें अजीब क्या है, कि तो बहुत ही लोग लिखवाते हैं। अवनी बोली हाँ बहुत लोग लिखवाते हैं, पर उसके के साथ हंटर का टैटू था जो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। हंटर टैटू का नाम सुनते ही उसके साथ रोनित और उसके खास बॉडीगार्ड सबके माथे पर टेंशन की लकीरें दिखने लगी, जो कि अवनी ने देख ली थी, पर वो कुछ बोली नहीं। ऋषभ फिर आगे कुछ नहीं पूछा और रोनित को सब क्लीन करने का बोल अपने रूम की तरफ चला गया। कोमल और अवनी को ऋषभ का बिहेवियर समझ नहीं आया कि ऋषभ बिना कुछ बोले क्यों चला गया। कोमल रोनित से बोली, रोनित क्या हुआ है, ऋषभ बिना कुछ बोले क्यों चला गया? रोनित बोल, मुझे नहीं पता, तुम खुद जाके बॉस से पूछे लो। अवनी बोली, कोमल तू विवान के पास जा, मैं जाके बात करती हूँ। कोमल ने हाँ में सिर हिलाया और वो विवान के रूम की तरफ चल दी और अवनी अपने रूम की तरफ। रूम में ऋषभ अपनी टाई खोलकर एक वाइन की ग्लास लेकर विंडो पर खड़ा हो धीरे धीरे उसको पी रहा था। अवनी रूम में आई तो ऋषभ को वाइन पीते देख उसे इतना तो समझ आ गया था कि बात कुछ बड़ी है, वरना ऋषभ इतनी जल्दी वाइन नहीं पीता। अवनी उसके बगल में जाके खड़ी हो गई और बाहर देखते हुए बोली, क्या हुआ आपको? टैटू की बात सुन के आप बहुत परेशान लग रहे थे। ऋषभ जो कब से अपने ख्यालों में खोया हुआ था वो अवनी की आवाज सुन होश में आया और बोला, नहीं नहीं मैं कहाँ परेशान था, वो तो बस विवान को कुछ हो जाता इस बारे में सोचकर थोड़ा परेशान था और कुछ नहीं। अवनी ऋषभ की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ कर बोली, आपको झूठ बोलना नहीं आता, आप सच सच बताइए क्या बात है, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ऋषभ हार मान के सब बोल दिया। वो बोला, तुम जिस आदमी के बारे में बता रही हो वो कोई नॉर्मल किलर नहीं है, वो वर्ल्ड का सबसे खतरनाक हिटमैन है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। अगर उसने कोई काम हाथ में लिया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ेगा। वो इतना पावरफुल है कि वो अकेला हजारों लोगों को मार सकता है। आज तुमने खुद देख ही लिया होगा, उसकी पावर 200 से भी ज्यादा गार्ड को उसने अकेले मार डाला। अवनी बोली, हाँ वो तो मैंने आज देख ही लिया, पर एक बात समझ नहीं आ रही, वो आज यहाँ मरने किसे आया था? ऋषभ बोल, शायद वो यहाँ विवान को मारने आया था। अवनी बोली, पर विवान को क्यों कोई मारेगा, उसे मारकर किसी को क्या मिल जाएगा? ऋषभ फिर से बाहर देखते हुए बोला, वही तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि विवान को कोई क्यों मारना चाह रहा है। अब ये तो विवान के होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। जब तक हमें उसे कहीं सेफ जगह पर रखना होगा, वरना वो हिटमैन दोबारा उसे ढूंढ लगा। इस बार तो तुम्हारी वजह से विवान बच गया, अगली बार शायद ना बच पाए, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अवनी ने भी हम में सिर हिलाया, तभी गेट नॉक होने की आवाज आई। ऋषभ ने कमिंग बोला। कमिंग बोलते ही मिसेस। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।